हाय क्लास, आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी इन सर्वोदय इंस्टीट्यूट। मेरा नाम हरकेश पटेल है। मैं सर्वोदय इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ, फाउंडेशन फैकल्टी हूँ। बेटा, बायोलॉजी के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से अध्ययन कराएंगे। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ आपको काफ़ी इजीली, आसानी से आसान तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगी। हम अपना टॉपिक जो रखेंगे एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही रखेंगे, क्योंकि जो नीट होता है वहाँ पे एनसीईआरटी के से ही रिलेटेड लगभग 90 से 85 क्वेश्चन इसी के डिस्क्रिप्शन। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि डीप में जाने का एक नुकसान ये है, नॉलेज तो मिल जाती है लेकिन जो बेसिक एनसीईआरटी की लाइन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो रह जाते हैं। तो आपको ये चाहिए कि एनसीईआरटी प्लस जो टीचर आपको पढ़ा रहा है और मॉड्यूल को आप देखते रहें। लगभग ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि लगभग 90 से 95% किसी भी मॉड्यूल के आपके पढ़ाए हुए हमारे नोट से मिल जाएंगे और एग्जाम में कम से कम 80 to 86 क्वेश्चन हमारे मिलने की संभावना होती है। जैसा कि विगत 6-7 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के साथ आज जुड़ा हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आप लोग जैसे स्टूडेंट के साथ मेरा जुड़ना हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, तो इसकी मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। एक में हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं और एक में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जंतुओं का अध्ययन करते हैं। वनस्पति के अध्ययन को हम वनस्पति विज्ञान बॉटनी कहते हैं, जबकि जंतु के अध्ययन को हम जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। हम कोई ऐसा टॉपिक तो बहुत सारे हैं जो इससे इंटरेस्टिंग है उठाता, और लेकिन वहाँ पे आप या तो जूलॉजी में फंस जाते या तो बॉटनी में फंस जाते। मैंने कोई ऐसी चीज़ें उठाई हैं जो एक शुरुआत है, शुरुआत होने के साथ साथ वो बेसिक चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए जो आप पढ़ चुके हो। सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, लेकिन कैसे पढ़ा जाता है, क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल देखेंगे। हाँ, तो आज का जो हमारा चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। क्या? कोशिका जीवन की इकाई। तो इसमें हम आपसे बात एक चीज़ और कि हमारा नाम फार्मूला स्पेशलिस्ट इसलिए है क्योंकि जहाँ पर 2 से 3 से 4 से ज़्यादा एग्जाम्पल आते हैं वहाँ पे हम उनको एक फार्मूले में, टिक्स में, निमोनिक में उसको गुच्छों में गुड़ देते हैं, जिसे आसानी से बच्चों को समझ में आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि शैवाल की अगर के वर्ग की बात किया जाता है, क्लास की बात किया जाता है, तो 3 वर्ग है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल, और रोडोफाइसी रेड एल्गी, लाल शैवाल। तो इसको अध्ययन करना इजी सीरीज वाइज तो कह सकते हैं। कल फिर राहों में आ गए आप, तो कल से क्लोरोफाइसी, फिर से फियोफाइसी और राहों से रोडोफाइसी। ऐसे बहुत सारी चीजें हम आप लोगों को बताने वाले हैं। बेटा दोस्तों, एक चीज और है, यहाँ पे सेल के बारे में हम डिस्कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि कोशिका क्या है, व्हाट इज द सेल। पहला क्या है बेटा, व्हाट इज सेल। स्पेशली दो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है आपके लिए, तो छोटे छोटे टर्म में मैं आपको इंग्लिश भी सिखाता रहूँगा कि किस टर्मिनोलॉजी से क्या बोले। इसे बोलेंगे कोशिका क्या है, क्या बोलेंगे, कोशिका क्या है। ओके, मैंने बोला क्या, कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में अध्ययन करें। जैसा कि आप जानते हो बेटा, कोशिका जो सभी जीवधारी जो होते हैं वो कोशिकाओं के बने ही होते हैं। सभी जीवधारी, कोई भी जीवधारी है, क्योंकि जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका ही होती है। ठीक है, तो सभी जीवधारी कोशिकाओं के मिलने से ही बने होते हैं। मैंने क्या बोला, सभी जीवधारी कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, सभी धारी कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। ध्यान देना, कोशिकाओं के बने होते हैं, के बने होते हैं, बने
होते हैं। तो इंग्लिश में कह सकते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप सेल, सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो सेल के बने होते हैं। अब देखिए जीवधारी मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, अगर से देखते हैं, एक होगा क्या बेटा आपका यूनिसेलुलर और दूसरा क्या होगा बेटा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोष की और मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोष की। इसका मतलब क्या हो गया, एक ठीक है, और इसका मतलब बहुकोष्ठी। मतलब इन दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से देखिए। एक कोशिकी का मतलब ये है कि पूरा शरीर जो है उनका सिंगल सेल, पूरी शरीर जो है ये कोशिका का ही बना होता है। तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे कोशिकीय जीवधारी, एक कोशिकीय जीवधारी की बात करना है, क्या बेटा एक कोशिकीय जीवधारी, एक कोशिकीय जीवधारी की बात हो रही है। अब ये कोशिकीय जो जीवधारी है, मान लीजिए कोई जीव है जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया, बहुत सारे एक कोशिकीय, यूग्लिना हो गया, जो भी एक कोशिकीय हैं, तो उनका पूरा शरीर जो होता है वो एक ही सेल का बना होता है। किसका बना होता है, एक सेल का। ये एक सेल के होते ही हुए भी स्वतंत्र अस्तित्व यापन करते हैं, क्या स्वतंत्र, ये स्वतंत्र अस्तित्व यापन करते हैं। ये स्वतंत्र अस्तित्व यापन करते हैं। यापन, क्या मैंने बोला बेटा, ये स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो यापन करेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखें, इसके अलावा जीवन की पहला चीज तो ये हो गया कि मतलब ये इन्वायरमेंट में इंडिविजुअली क्या होंगे, सरवाइव कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से ये अपने पर्यावरण में रहते हैं। दूसरा, ये जीव सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये क्या, सभी आवश्यक कार्य करने में, क्या मैंने बोला, सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये स्वतंत्र सरवाइव कर सकते हैं, मतलब इनको किसी और सेल की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यूनिसेलुलर होने के बाद ये इनके साथ बहुत सारे सेल होंगे लेकिन आपस में कंजक्शन नहीं होगा, जुड़े नहीं होंगे, ये ग्रुप में होंगे, एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं होगा। जैसे वाल्वाक्स कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल और बहुकोशिकीय में यही फर्क है कि जो बहुकोशिकीय होते हैं उनके एक दूसरे के बीच में सक्रिय आदान प्रदान होता है, लेकिन जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं उनमें आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में देखना है। सभी आवश्यक कार्य, जो भी आवश्यक कार्य है वो क्या करेंगे बेटा, ये करने में सक्षम रहते हैं। ठीक है, तो आवश्यक कार्य में क्या, ये भोजन भी करेंगे, पाचन भी करेंगे, श्वसन भी करेंगे, उत्सर्जन भी करेंगे, इनकी बॉडी जो होगी वो सेंसिटिव भी होगी। तो सारी एक ही सेल में, देखिए नेचर ने क्या किया है, सिंगल सेल, एक सिंगल सेल है और इन सारी चीजों को एक चीजों में इन्होंने संजो के दे दिया। इन्होंने डाइजेशन के लिए यहाँ पे वैक्यूल दे दिया, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन कर सकते हैं, सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं, ये चीजें इनकी स्पेशलिटी है। हाँ,
हम कह सकते हैं कि कोई भी कोशिका है, ठीक है, कोई भी जीव कोशिका के बिना स्वतंत्र जीवन यापन नहीं हो सकता है, या कोशिका से कम कोई चीज है और वो स्वतंत्र जीवन यापन कर ले तो ये सक्षम नहीं है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये दो चीजें आपको, अब मान लीजिए हमने बोला यूनिसेलुलर के बाद दूसरा टॉपिक आ गया आपका क्या दूसरा, तो मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। तो मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे, इसे बहुकोशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तो इसको बहुकोशिकी कहते हैं। अब बहुकोशिकी जो है तो ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कोशिका है, अब बहुत सारे कोशिका आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बेटा, तो ऊतक बनाते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर, ठीक है, एक तरह से कह सकते अंग बनाते हैं, फिर अंग तंत्र, और फिर अंग तंत्र, और ये जो होती हैं ऑर्गेनिज्म जीवधारी की अगर बात करें, किसकी बात करें, जीवधारी, तो जीवधारी जो होगा वो कोशिका लेवल पर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर, ऊतक लेवल पे भी हो सकता है, अंग लेवल पे भी हो सकता है, और अंग तंत्र लेवल पर भी हो सकता है। तो पादप अंग तक आते हैं। एनिमल जो होता है मुख्यतः मल्टी सेलुलर जो एडवांस होते हैं वो कहाँ तक आते हैं, तो स्पेशली अंग तंत्र तक आते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो लिख सकते हैं, इनकी सबसे अच्छा परिभाषा ये होती है कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका क्या है, तो कोशिका जो है जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिफिनीशन थी। इसको देखने के बाद अब हम इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं। क्या चलते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है और कैसे क्या चीजें इसके बारे में देखा जाएगा। अगर हिस्ट्री की बात किया जाए, किसकी बात की जाए बेटा, इसकी हिस्ट्री की, तो सबसे पहले कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, पहले क्या कहेंगे, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे बताइए, चलिए। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, तो लिख सकते हैं एक टर्म। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल। क्या मैंने बोला, स्टडी ऑफ सेल। कोशिका का अध्ययन, क्या मैंने बोला बेटा, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो लिख सकते हैं कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, या डीप में जाएंगे तो इसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हमें लिखना रहे तो यहां लिख सकते हैं साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी। हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी इसको बोलेंगे। ध्यान से सुनना है। अब यहाँ पे एक चीजें और देखने को यहाँ पे हमें मिलती हैं बेटा, कि साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी करते हैं। ठीक है, किसके, कोशिका के अध्ययन को। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये मिलता है हमको कि फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रबड़ के हुक मत पढ़ लेना, ये रॉबर्ट हुक हैं और इन्होंने 1665 में, बहुत पहले, तब तक माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे नहीं थे,
तब की बात ये है बेटा कि ये स्पेशली रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट टाइम किसका, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज की थी, कब की थी, तो 1665 में। ठीक है, इन्होंने अगर देखा लिखना चाहे तो रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट थे जो इन्होंने क्या किया था बेटा, तो स्पेशली 1665 में इन्होंने फर्स्ट सबसे पहली बार कोशिका को कॉर्क सेल में खोजा था या देखा था। इन्होंने क्या किया था बेटा, तो कोशिका को कॉर्क में देखा था। किसमें देखा था बेटा, तो इन्होंने कॉर्क में देखा था। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखें, कॉर्क में इन्होंने देखा था, इसका मतलब इन्होंने जो कॉर्क सेल होते हैं बेटा, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क प्लांट को से में इन्होंने सबसे पहला किसका खोज की थी, तो इन्होंने सेल की खोज की थी। इन्होंने कॉर्क को, ठीक है, स्पेशली अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप से देखा था, तो उनको कुछ हनी के छत्ते के आकार का, कैसा बेटा, हनी के छत्ते के आकार का संरचना दिखा था, ऐसा। ठीक है, हनी के छत्ते के आकार का संरचना दिखा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था इसे, तो इन्होंने इसे सेल कंपार्टमेंट बोल दिया था। क्या बोला था बेटा, सेल कंपार्टमेंट, क्या बोला था इसको, सेल कंपार्टमेंट। और पूरे को क्या बोलेंगे, तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना। क्या बोलेंगे, मधुमक्खी की छत्ते की तरह संरचना, जिसे हनी कैप स्ट्रक्चर। क्या बोला था बेटा, हनी कैप स्ट्रक्चर, मधुमक्खी की छत्ते लाइक। ऊपर से इन्होंने देखा था तो इनको मधुमक्खी के छत्ते लाइक संरचना दिखी थी। क्या देखा था बेटा, हनी कैप लाइक संरचना दिखी थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी इनको यहाँ पे संरचना दिखी थी। ऊपर से देखते हुए उन्हें चारों तरफ से घिरे हुए कैमरे की तरह इनको खांचे खांचे दिख रहे थे। मतलब अगर देखा जाए तो चारों तरफ से घिरे हुए कैमरे की तरह इनको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहली बार इन्होंने खोजा किसमें था, कॉर्क सेल में। और कॉर्क सेल जो होता है बेटा, प्लांट की ऊपर वाली लेयर जो होती है ये डेड होती है, एनाटॉमी में मैं पढ़ाऊंगा। ये मृत कोशिका होती है। मतलब ये जो सेल इन्होंने खोजा था वो क्या था, नोट करके लिख देंगे कि इन्होंने ये डेड सेल की डिस्कवरी की थी, डेड सेल। ठीक है, फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका के कॉर्क सेल में देखा था। और वो कैसा था बेटा, डेड सेल था। मतलब ये इसमें क्या था बेटा, तो विदाउट प्रोटोप्लाज्म, मतलब कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं था, सिर्फ बाहर की तरफ ऐसे घेरे हुए संरचना दिखा था उनको। अगर नॉर्मली इसको कहा जाए तो ये प्लांट का था, तो ये सेल वाल था, सेल नहीं था। लेकिन सेल का ही है पार्ट, इसलिए सेल की क्रेडिट जाती है। किसकी जाती, इन्होंने इसका वर्णन, सेल का वर्णन किसमें किया था, तो इनकी बुक थी, किताब थी, इनकी बुक थी बेटा माइक्रोग्राफिया। इनकी बुक का नाम था, किताब का नाम माइक्रोग्राफिया था। पहली बार माइक्रोग्राफिया नामक बुक में इन्होंने इसका वर्णन किया था। बुक का नाम माइक्रोग्राफिया, वर्णन कोशिका का वर्णन में, कोशिका वर्णन किया था। ठीक है, पहली बार।
अब ये बात एक और आती है कि ये जो सेल है बेटा, तो सेल कहाँ से लिया गया? चारों तरफ से घिरा हुआ कैमरा ही बोल देते हैं? नहीं, पहले के लोग जो, हम ज़्यादातर लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड की बात होती है, तो लैटिन वर्ड में एक टर्म होता है क्या? सेलुला, सेलुली, स्पेशली सेलुला या सेलुली से लिया गया था। सेलुली एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, सेलुली। अब सेलुली का मतलब लैटिन वर्ड में होता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ कमरा, ठीक है, चारों तरफ से घिरा हुआ कमरा, ठीक है। तो इसी से सेलुली से ही क्या, लैटिन वर्ड से क्या लिया गया? सेल, मतलब सेलुली। अगर सेलुली की बात किया जाए, क्या बोला जाए बेटा? सेलुली। तो सेलुला ही एक तरह से, ठीक है, सेलुला से सेल शब्द लिया गया, कोशिका का इन्वेंशन हुआ जो लैटिन वर्ड है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे? इसीलिए इन्हें रॉबर्ट फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ सकता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी तो कौन है? अरिस्टोटल है। यहाँ पे फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं बेटा? फादर ऑफ साइटोलॉजी तो कौन है बेटा? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट जो हैं, इन्हीं को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नीट में क्या पूछ सकता है? फर्स्ट टाइम कोशिका को किसने देखा था पहली बार? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था, पहला क्वेश्चन। दूसरा, किस सन में देखा था? तो 1665 में। किस सेल में देखा था? किस में देखा था? तो कार्प कोशिका में। किस में बेटा? कार्प कोशिका में देखा था। ये किसके द्वारा देखा था? तो अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप में देखा था। और सेल शब्द कहाँ से लिया गया? तो सेलुला से लिया गया है। इनकी कौन से बुक में इन्होंने सेल का वर्णन किया था? तो माइक्रोग्राफिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी कि डेड सेल की खोज की थी? तो इन्होंने डेड सेल की खोज की थी, क्योंकि काक सेल जो होता है वो मृत उस कोशिका से बना होता है, मतलब वहां पे प्रोटोप्लाज्मा अनुपस्थित होता है। मतलब इन्होंने जो देखा था वह सिर्फ सेल वाल था, क्योंकि प्लांट है। इन्होंने जो देखा था बेटा वो सिर्फ और सिर्फ सेल वाल था। क्या था? सेल वाल था, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज न करके सेल वाल की खोज की थी। किसकी खोज की थी बेटा? तो सेल वाल की खोज की थी। ओके, तो अब देखेंगे, पहले साइंटिस्ट हो गए, दूसरे साइंटिस्ट कौन थे इनके बारे में थोड़ा सा जानना है। एंटोनिन वान लीवेनहॉक। कौन है? एंटोनिन वान लीवेनहॉक, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम है A.V. लीवेनहॉक। एंटोनिन वान लीवेनहॉक। लुवेन एंटोनिन वान लीवेनहॉक, ठीक है। तो एंटोनिन वान लीवेनहॉक जो थे, लीवेनहॉक जो थे, इन्होंने सबसे पहले बेटा किसकी खोज की थी? जीवित कोश का। कब किया था इन्होंने? 1674 ईस्वी में। कब? 1674 ईस्वी में पहली बार इन्होंने किसका बेटा? जीवित कोशिका को देखा था। क्या देखा था? जीवित कोशिका को देखा था। किसको देखा था? एंटोनिन वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में पहली बार जीवित कोशिका को देखा था। अब तक इन्होंने किस कोशिका का देखा था? तो मृत कोशिका को देखा था। इन्होंने किसको देखा बेटा? तो जीवित कोशिका को देखा, ठीक है। और इसका वर्णन किया इन्होंने,
ठीक है, इन्होंने इसको कोशिका न कह के इन्हें, ठीक है, ये इन्हें सेल न कह के इसे एनिमल क्लू, एनिमल क्लू क्या नाम दिया था बेटा? जानवरों सदृश संरचना, जन संरचना, एनिमल क्लू कहा था। तो ये क्वेश्चन और आ सकता है। एंटोनी लीवेनहॉक जो थे 1674 ईस्वी में पहली बार जीवित जीव कोशिका को देखा था। और इनकी क्या विशेषता थी? ये जो थे, ठीक है, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए कंपाउंड, अपने द्वारा बनाए गए लाइट माइक्रोस्कोप से, किससे? लाइट माइक्रोस्कोप। इन्होंने कौन से माइक्रोस्कोप यूज किया था? तो जो माइक्रोस्कोप था वो कौन था बेटा? लाइट माइक्रोस्कोप था। कैसा स्कोप था? तो लाइट माइक्रोस्कोप था। लाइट माइक्रोस्कोप का इन्होंने सबसे पहले यूज करके और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, जिसे इन्होंने सेल न कह के एनिमल क्लू कहा था। माइक्रोस्कोप इनका था लाइट माइक्रोस्कोप। इन्होंने खुद उसका इन्वेंशन किया था। क्या किया था? खुद से इसका इन्वेंशन किया था। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नोट्स भी आप लोगों को दे दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। एक और साइंटिस्ट आते हैं, देखते हैं उनको, जिन्होंने काफी बाद में, ठीक है, काफी बाद में लगभग 300 सालों बाद, ठीक है, 300 सालों बाद, क्या 1833 ईस्वी में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन था। इन्होंने किसका केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की बेटा? इन्होंने केंद्रक की खोज की। क्यों? क्योंकि इस समय तक केंद्रक का खोज करना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। क्यों? तब तक एक तरह से कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोप थे, ठीक है, उस माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन बढ़ता गया, उसमें एक तरह से क्रांति आ गई। क्या आ गई? क्रांति आ गई। और सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप छोटे छोटे सेल के सभी छोटे छोटे पार्टों को आसानी से इजीली अध्ययन किया जाने लगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट टाइम फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने सेल की खोज की थी। 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका को कार्क सेल में देखा था। कार्क सेल बाहर वाला परत होता है, ये एक तरह से डेड होता है। तो स्पेशली इन्होंने देखा था, ऊपर से देखने पे चारों तरफ से घिरे हुए कैमरे की तरह संरचना दिखती थी। उनके बीच में जो स्थान था, उन्होंने इन्हें सेल कंपार्टमेंट बोला था और पूरे स्ट्रक्चर को हनी के छत्ते लाइक हनी कैप स्ट्रक्चर बोला था। उन्होंने एक को निकाला और देखा तो चारों तरफ से घिरे हुए कैमरे की तरह यह दिखता था बेटा। इसलिए इन्होंने इसको लैटिन वर्ड सेलुली से सेल टर्म दिया था। एक्चुअल में ये डेड था, क्योंकि कॉप सेल डेड होता है, मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित थे, बीच में खाली था। तो इन्होंने लिविंग सेल की नहीं, डेड सेल की खोज की थी। और वो भी कह सकते हैं कि इन्होंने सेल वॉल की खोज की थी। तो सेल वॉल के डिस्कवरर का भी क्रेडिट जो है इन्हीं को जाता है। एंटोनी वान लीवेनहॉक साइंटिस्ट थे, जो इनके लगभग 9 सालों बाद इन्होंने, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहे जाते थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया और उन्होंने लिविंग कोशिका, जंतु कोशिका पे देखा था। और देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये कोशिका जो है, इसे उन्होंने एनिमल क्लू बोला था।
क्या बोला था, एनिमल प्रूफ। उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इन्होंने किसी स्वयं निर्मित लाइट माइक्रोस्कोप से देखा था। फिर लगभग 300 सालों बाद रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का सूक्ष्मदर्शी का खोज होता गया, वैसे वैसे कोशिका के अध्ययन में एक क्रांति आ गई और छोटे छोटे पार्ट ऑर्गेनेल का भी अध्ययन इजीली होने लगा। तो ये सब सारी चीजें तो अभी हिस्ट्री से रिलेटेड थी। अब कोशिका सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे। हमारा टॉपिक क्या होगा बेटा, तो कोशिका सिद्धांत। तो अगर हम बात करें कोशिका सिद्धांत के बारे में, तो कोशिका सिद्धांत अभी पूरा इतना टाइम नहीं बचा हम अपने पास, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसे डिटेल देखेंगे। कोशिका सिद्धांत में 2 साइंटिस्ट आते हैं, स्लेडेन एंड स्वान। ठीक है, स्लाइडेन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और स्वान जो थे वो स्पेशली ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञान शास्त्री थे। स्लाइडेन ने अपने अध्ययन में ये बोला था कि उन्होंने बहुत सारे पादपों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ये बोला कि जो भी पादप हैं वो कोशिका के या कोशिका के मिलने से ऊतक से बने होते हैं। फिर आए स्वान, 1839 ईस्वी में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि इन्होंने जंतु और पादप दोनों का अध्ययन किया। इन्होंने कहा जंतु जो होता है, उस कोशिका जो होती है, उसके बाहर की तरफ एक झिल्ली नायक संरचना होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये पादप का एक यूनिक फीचर है कि इसके ऊपर एक कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। बट तब इन्होंने दोनों ने मिलकर यह बताया था कि कोई भी जीवधारी हो जिसके जो कोशिका या कोशिकीय पदार्थों से मिलकर बना होता है, बट यह बताने में ये असफल रहे कि कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चोव। उन्होंने यह बताया कि नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा बताएंगे। थैंक यू।